सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली लाइव क्लास में पढ़ा था पार्ट 12 वाक्य विचार के बारे में, आज थोड़ा सा आपको मैं वहीं वापस लेके जा रही हूँ और वहाँ से हम आज के टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है बात। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है आपको यहाँ पे भी, तो आप मुझसे आराम से कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने लाइव क्लास में भी किया था, इन वाक्यों को पढ़िए और मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि इन वाक्यों में क्या ये वाक्य सही हैं, क्योंकि शब्द तो सही है। क्या वाक्य भी सही हैं? एक बार नज़र डालिए और जल्दी से बताइए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शब्द तो बिल्कुल ठीक हैं। सुंदर देश भारत है एक, हर शब्द, इसी तरह हर वाक्य में हर शब्द बिल्कुल ठीक है, ठीक तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन क्या अंतर है इसमें कि एक क्रम में इन शब्दों को नहीं लिखा गया है या नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से किसी भी वाक्य का एक सही अर्थ नहीं निकल रहा है। क्या निकल पा रहा है? क्या किसी सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा है। अब देखते हैं इन वाक्यों को। ये वाक्य बिल्कुल वही वाक्य हैं जो पहले लिखे हुए थे। ठीक है, सॉरी, बिल्कुल वही शब्द हैं जो पहले लिखे हुए थे, लेकिन इनका क्रम बदल दिया गया है। तो वाक्य क्या बन गए हैं? बिल्कुल सही बन गए हैं, अर्थपूर्ण बन गए हैं, यानी मीनिंगफुल बन गए हैं। भारत एक सुंदर देश है, गंगा एक पवित्र नदी है, वे बिल्कुल वही वाक्य हैं। ठीक है। तो इससे हमें क्या बात समझ में आई कि शब्दों के सही होने से या शब्दों के ही मेल को, शब्दों के ही मिलने को वाक्य नहीं कहा जा सकता। तो वाक्य किसे कहा जा सकता है? वाक्य कहा जा सकता है जब सही रूप में लिखे गए हों या सही क्रम में लिखे गए हों या उनका सही अर्थ निकलता हो। तो ऐसे ही क्रम को, ऐसे ही शब्दों के समूह को हम वाक्य कहेंगे। ये तो हो गई आपका परिभाषा, आपकी परिभाषा। तो एक दो परिभाषा और हम देखेंगे। इसके अलावा भी अगर आप लिख सकते हैं, अर्थ बिल्कुल ठीक निकलना चाहिए, आप अपनी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। शब्दों का सार्थक समूह, सार्थक समूह का मतलब होता है अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल। समूह यानी कि ग्रुप को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं या वाक्य कहलाते हैं। शब्दों का वह समूह जो निश्चित अर्थ दे, निश्चित अर्थ यानी कि फिक्स मीनिंग उसकी निकले। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे कि हमने पहले ही स्लाइड में देखा था कि कोई भी शब्द कहीं पे भी लिख देने से उसका निश्चित अर्थ नहीं निकलता है। तो वह समूह, वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो निश्चित अर्थ दे, वाक्य कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी बोल सकते हैं, किसी भाव को पूरी तरह प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अनेक परिभाषाएं बन सकती हैं, लेकिन आपकी बात सही तरीके से वाक्य की समझ में आनी चाहिए, वाक्य का सही अर्थ निकल के आना चाहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल भी रटने के उसमें फोकस नहीं करूँगी, मैं समझने पे फोकस करूँगी। ठीक है, और मैं चाहूँगी कि आप भी समझते हुए चलें, ना कि ये सोचें कि हम बुक से रट लेंगे, अपनी किताब से रट लेंगे या मैम ने जो लिखा है उसे रट लेंगे। अपने शब्दों में उस शब्द को लिखना सीखिए, उस शब्द का अर्थ निकालना सीखिए, वो आना चाहिए। और वो किस बच्चे को आएगा? जो समझ के पढ़ेगा। ठीक है, हमेशा समझ के पढ़िएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं वाक्य के अंगों की या वाक्य के भाग की। जैसे कि हमने शब्द विचार में भी पढ़ा था, शब्दों के भाग हमने पढ़े थे, शब्दों के प्रकार हमने पढ़े थे, न कि भाग पढ़े थे, शब्दों के प्रकार हमने पढ़े थे। यहाँ पे हम भाग भी पढ़ेंगे और प्रकार भी पढ़ेंगे। ठीक हो गई बात? तो वाक्य के भाग या अंग कितने होते हैं? वाक्य के भाग या अंग हमारे होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। पहला हमारा होता है उद्देश्य और दूसरा होता है हमारा विधेय। उद्देश्य क्या होता है?
उद्देश्य जिस वाक्य में जिस व्यक्ति के बारे में या जिस चीज के बारे में बात की जा रही होती है वही उस वाक्य का उद्देश्य होता है। और जो बात की जा रही होती है, जो भी पर्टिकुलर बात की जा रही होती है, वो हमारा होता है विधेय। ठीक है, जैसे कोयल कूक रही है, पहला हमारा वाक्य है, तो इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? इस सेंटेंस का हीरो कौन है? कोयल है। ठीक है, तो कोयल हमारा क्या है? उद्देश्य है। कूक रही है, जो बाकी बच गया हमारा वाक्य, वो हमारा है विधेय। अगला है हिमालय भारत का प्रहरी है। ठीक है, तो हिमालय इसमें क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। भारत का प्रहरी है, क्या हो गया हमारा? विधेय। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यहाँ पे आएगा पृथ्वी, यहाँ पे आएगा सूर्य। ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के चक्कर लगाती है। तो हम पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी हमारा हो गया उद्देश्य और सूर्य के चक्कर लगाती है, ये हमारा हो गया विधेय। अब आते हैं हम वाक्य के प्रकार में। वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? वाक्य के प्रकार 2 होते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। देखो, पहला प्रकार जो होता है वो होता है रचना के आधार पर। ठीक है, अब रचना के आधार पे कितने प्रकार होते हैं, ये भी अलग तरीके से बढ़ जाता है, और अर्थ के आधार पे भी अलग तरीके से बढ़ जाता है, लेकिन जिसको हम आराम से समझते हुए चलेंगे। रचना देखिए, 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। ये 3 वर्णों से बना हुआ शब्द है। पहला र है, दूसरा च है, तीसरा ना है। तो ऐसे याद कर लेंगे, एक ट्रिक के फॉर्म में समझा रही हूँ। 3 वर्ण है तो 3 ही इसके प्रकार भी होते हैं। 3 वर्ण है तो कितने होते हैं प्रकार? 3 ही होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। आप इन तीनों के बारे में भी जल्दी से समझेंगे कि क्या है। सरल वाक्य क्या होते हैं? सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, यानी सिंपल सेंटेंस भी इसको कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक भी विधेय होता है। 2 वाक्य इसमें मिले हुए नहीं होते हैं और ना ही किसी भी प्रकार के योजक चिन्ह का या योजक शब्दों का प्रयोग किया गया होता है। जैसे देखिए, साधारण सा वाक्य है पानी बरस रहा है। साधारण सा वाक्य है बच्चा रो रहा है। पानी बरस रहा है में उद्देश्य क्या है? पानी, और बच्चा रो रहा है में बच्चा। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा उद्देश्य है और बाकी बचा हमारा वाक्य विधेय है, यानी एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय भी है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमारा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, जिस तरह से एक संयुक्त मतलब क्या होता है? मिला हुआ। जिसे अगर फैमिली की मैं बात करूँ तो ज्वाइंट फैमिली, जहाँ पे चाचा जी की अपनी अलग फैमिली होती है, ताऊ जी की अलग फैमिली होती है, या बुआ की अलग फैमिली होती है, लेकिन एक ही किचन में खाना बनता है, खाना सब लोग एक साथ खाते हैं। फैमिली अपनी अलग अलग होती है, कंप्लीट होती है। तो संयुक्त वाक्य में भी ऐसे होता है। 2 साधारण वाक्य होते हैं जो अपना पूरा पूरा अर्थ लिए होते हैं, कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, 2 अलग अलग, लेकिन वो किसी योजक शब्द से जुड़े हुए होते हैं। वो योजक शब्द कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजा हुआ था। फिर भी एक बार जल्दी से इसको समझ लेंगे। अब देखिए, ये पूरा एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। परी पढ़ रही है, और ये भी अपने आप में पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, पूर्ण वाक्य है। अंकित खेल रहा है, इन दोनों का अपना अलग अलग पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, लेकिन इन दोनों वाक्यों को किसने जोड़ दिया? और ने जोड़ दिया। किसने जोड़ दिया? और ने जोड़ दिया। तो इस तरह के वाक्य जो अपने आप में पूरे पूरे होते हैं, लेकिन फिर भी आपस में जुड़े होते हैं किसी शब्द के द्वारा, वो होते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे हमारा परिवार है, अपना अलग अलग परिवार सबका ही होता है, लेकिन फिर भी जुड़े होते हैं किससे? एक ही किचन से। एक ही किचन में खाना खाते हैं, सुख दुख में साथ में रहते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जॉइंट फैमिली के। खैर, आगे बढ़ेंगे।
अगला है नीरज ने कहानी पढ़ी और अंकिता रोने लगी। कहानी पढ़ी ये अलग वाक्य है, अंकिता रोने लगी अलग वाक्य है, लेकिन जब ये दोनों साथ में हैं तो दोनों का अपना अलग अर्थ निकल रहा है। हो सकता है नीरज भाई है और अंकिता बहन है, कोई ऐसा इमोशनल स्टोरी उन्होंने सुना दी है ना, कहानी सुना दी है, जिसकी वजह से अंकिता के दिल में छू गई है कहानी और वो रोने लगी। तो दोनों वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। परी पढ़ रही है और अंकित खेल रहा है। विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है, तो अवश्य सफल होता है। ठीक है, आपस में जुड़ी हुई बातें हैं दोनों। अब आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जैसे मैंने भी अलग अलग कलर से लिखा है ताकि आपको याद रहे, यानी कि ऐसे वाक्य जो दो होते हैं लेकिन आपस में मिले हुए होते हैं। आपस में मिले हुए होते हैं का सीधा सीधा मतलब है कि एक एक जो पार्ट है वाक्य का, एक जो भाग है वो दूसरे भाग के बिना अधूरा है, अर्थहीन है, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे भाई ने माँ से कहा, ठीक है, ये एक अलग वाक्य है। वह गंगा स्नान के लिए चले गए। अब मैं सिर्फ कहूँ कि वह गंगा स्नान के लिए चले गए तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी कि कौन गंगा स्नान के लिए चले गए। अगर मैं कहूँ कि माँ ने भाई से कहा तो क्या कहा, मुझे ये भी तो जानना पड़ेगा। यानी कि दोनों ही वाक्य एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। एक हिस्से के बिना दूसरा हिस्सा अधूरा है। ठीक है, मिक्स है, दोनों का अर्थ क्या है, मिक्स है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मिश्र वाक्य कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो अलग अलग सरल वाक्य होते हैं, अपना पूरा पूरा अर्थ होता है उनका, लेकिन एक साथ होने पर उनका अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, लेकिन मिश्र वाक्य में क्या होता है कि दो वाक्य जरूर होते हैं लेकिन दोनों का मीनिंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि एक हिस्सा अगर मैं ना रखूं इसका, मान लीजिए ये वाला हिस्सा मैं कट कर दूं, सिर्फ यही हिस्सा रखूं, तो बात मेरी अधूरी रह जाएगी। और इसी तरीके से ये हिस्सा काट दूं और यही हिस्सा रखूं तो भी मेरी बात अधूरी रहेगी। यानी दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, मिले हुए होते हैं। मिश्र मतलब मिला हुआ होना। ठीक है, मिला हुआ होना, मिले होते हैं। मैं थोड़ी स्पीड तेज रख रही हूँ। जब तक राम घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी चले गए। जब तक राम घर पहुंचा ये एक हिस्सा हो गया। ठीक है, उसके पिताजी चले गए ये दूसरा हिस्सा हो गया। यानी कि पहला हिस्सा दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ है और एक हिस्से के बिना दूसरे हिस्से का अर्थ नहीं निकल रहा है। यानी दोनों हिस्सों का अर्थ क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये ऐसे होते हैं क्या, उनसे मिश्र वाक्य। ठीक है, अब संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे कैसे करें। अगर आप कहें कि मैम हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये संयुक्त वाक्य है, हालांकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, असमंजस में नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि संयुक्त वाक्य में दो पूरी पूरी वाक्य होते हैं। ठीक है, पूरी पूरी बातें, अपना इंडिविजुअल मीनिंग होता है अगर मैं इंग्लिश में कहूँ। फिर भी अगर आपको याद रखना ही है तो ये शब्द होते हैं जो संयुक्त वाक्य के बीच में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, किंतु परंतु, लेकिन किंतु परंतु एक सलमान खान का गाना भी है, लेकिन किंतु परंतु, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि आपको याद रहेगा संयुक्त में लेकिन किंतु परंतु इस तरह के वाक्य आते हैं। एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, अंत, तो नहीं, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, अगर फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो। अगर मैं बात करूं मिश्र वाक्य की तो उसमें ये सारे शब्द बीच में आते हैं वाक्य के बीच में। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि एक हिस्से का दूसरे हिस्से के बिना अर्थ ही नहीं निकलता, सबसे बड़ी पहचान तो यही है। लेकिन फिर भी बीच के शब्दों को आपको जानना है तो वे शब्द ये हैं। ठीक है, ये भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पे। आज का मेन टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है अर्थ की दृष्टि से। अब आप इतना सब कुछ देख के घबराइएगा नहीं। इसको कैसे याद रखना है बताती हूँ। देखिए, जो रचना के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला हमने पढ़ा रचना के आधार पर, दूसरा हमारा है अर्थ की दृष्टि से।
ठीक है, ये दूसरे नंबर का है। सिर्फ ट्रिकी फॉर्म में आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। और इसमें कितने शब्द हैं देखिए, 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 इंटू 4 कितना होगा, जल्दी से बताइए। 8। ठीक है, 2 इंटू 4 कितना होगा, 8। यानी कि अर्थ की दृष्टि से जब आपके वाक्य के प्रकार पूछते हैं तो कितना निकलेगा, 8। और रचना की दृष्टि से तो रचना में कितने वर्ण होते हैं, बहुत बढ़िया, 3। अगर रचना की दृष्टि से पूछते हैं तो 3 प्रकार होते हैं, और अर्थ की दृष्टि से पूछ रहे हैं तो 8 प्रकार होते हैं। वो कैसे याद रखेंगे, इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं ये लिखे हुए हैं, इनको हम अच्छे से समझते हैं। सिर्फ नाम देखिए, घबराइएगा नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है, अर्थ की दृष्टि से बहुत आसान है सारे के सारे। सबसे पहला आता है विधिवाचक वाक्य। कौन सा आता है, विधिवाचक वाक्य। हालांकि विधि का मतलब कानून होता है, लेकिन यहाँ पे किसी कानून से इसका अर्थ नहीं है, किसी लॉ से इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ सामान्यीकरण से है, यानी जनरल से है। ठीक है, यानी कि इसको स्टेटमेंट सेंटेंस भी कह सकते हैं, इंग्लिश में कहते ही हैं, कह सकते हैं क्या, किसी वाक्य का करना या होना सामान्य रूप से जहाँ पे प्रकट होता है। जिन वाक्यों में किसी काम के करने या होना सामान्य रूप से जनरल सेंटेंस है, वहाँ पे क्या होता है, विधिवाचक वाक्य होता है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम वाक्य दिया होगा और उसमें हमें बताना होगा कि अर्थ के आधार पे पूछा है कि रचना के आधार पे पूछा है, ये लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, ये बिल्कुल लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी में आपको वाक्य दिखेंगे, देखिए माली पौधों में पानी दे रहा है। अगर यहाँ पे लिखा ही नहीं होगा कि अर्थ के आधार पे बताइए, तो ये तो रचना के आधार पे कैसा वाक्य हो गया, सरल वाक्य हो गया, तो आपका तो उत्तर जो है वो गलत हो जाएगा। तो स्पेशली वहाँ पे पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पे ये वाक्य कौन सा है या रचना के आधार पे वाक्य कौन सा है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा कि रचना के आधार पे 3 प्रकार होते हैं, तो आपके दिमाग में रहेगा कौन कौन से, फटाफट से बताइए जोर से, कौन कौन से। बिल्कुल सही। और अर्थ के आधार पे पूछेंगे तो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बताया था मैंने, 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला विधिवाचक होता है, जो जनरल सेंटेंस होता है, सामान्य वाक्य होता है, सामान्य सी बात होती है, या हम कह सकते हैं इसमें भी एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय होता है। इस तरह के वाक्य क्या होते हैं, हमारे विधिवाचक वाक्य। अब अगले में बढ़ते हैं। अगला हमारा है निषेधवाचक वाक्य। कौन सा है, निषेधवाचक वाक्य। अच्छा, निषेध, नी, ये वैसे ही अपोजिट वर्ड लग रहा है ना, कैसा लग रहा है, अपोजिट लग रहा है। नी यानी कि मना कर रहे हैं, नी या ना से इसका मतलब ले सकते हो आप। तो सिंपल सी बात है, जहाँ निषेध आ गया, मना करने की बात आ गई, तो ऐसे सेंटेंस या ऐसे वाक्य जहाँ पे ना शब्द या नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है, या किसी चीज़ को, किसी काम को करने से मना कर दिया जाता है। जैसे देखो, मोहन आज विद्यालय नहीं जाएगा। ठीक है, वे बाजार नहीं गए। अगर इंग्लिश में कहूँ तो निगेटिव सेंटेंस, आपको इस तरह से बहुत अच्छे से याद रहेगा। इंग्लिश में अगर कहूँ तो ये कौन से सेंटेंस होते हैं, निगेटिव सेंटेंस होते हैं। हिंदी में कहते हैं तो क्या कहते हैं, निषेधवाचक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इनको, निषेधवाचक, और इंग्लिश में निगेटिव, जहाँ पे बात मना की जाती है ना। सरल, कोई कठिन नहीं लग रहा है इन दो में। इसी तरह से बाकी भी हैं, कोई कठिन नहीं है, समझते जाइए बस। अगला है हमारा आज्ञावाचक, जो तीसरे नंबर का है। आज्ञावाचक से क्या, इसके नाम से पता चल रहा है, आज्ञा है ना, आज्ञावाचक नाम से पता चल रहा है। जिन वाक्यों में आज्ञा या निर्देश देने का बोध होता है, यानी कि हम किसी को क्या कर रहे हैं, जिन वाक्यों में क्या कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या कोई आज्ञा दे रहे हैं, या अंग्रेजी में कहूँ तो कोई कमांड दे रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला, बच्चों अपना काम करो, ये हर टीचर ही आपको कमांड करता है, आज्ञा देता है, अपना काम करो। मम्मा आपको कमांड करती हैं, हर्षिता यहाँ आओ। ठीक है, हम किसी को क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं या निर्देश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। तो इस तरह की कोई वाक्य आपको दिख रहा है, इसका अर्थ इस तरह से निकल रहा है, तो आप कहेंगे ये आज्ञावाचक वाक्य है। इसके नाम से पता चल रहा है, आज्ञा यानी निर्देश देना या कमांड देना। ठीक है, अगला है प्रश्नवाचक। इसका भी नाम से बिल्कुल सरलता से पता चल रहा है कि जहाँ पे हम किसी से क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
प्रश्न पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे वाक्य क्या होते हैं? प्रश्नवाचक। इनको समझने का सबसे आसान तरीका ये सिंबल जो विराम चिन्ह हमने पढ़े थे वो यहाँ प्रयोग में आएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा और वाक्य से भी आप समझ जाएंगे। क्या आज मोहन विद्यालय नहीं जाएगा? प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम्हारा नाम क्या है या तुम्हारा क्या नाम है, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस तरह के वाक्य अर्थ के आधार पे कौन से होते हैं? बिल्कुल सही, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अगला हमारा है संदेहवाचक। इसके भी नाम से ही पता चल रहा है संदेह, यानी इसे क्या कहेंगे? डाउट, है ना? डाउट है, हमें संदेह है किसी बात पे, तो इसे क्या कहेंगे? संदेहवाचक। जिन वाक्यों में कार्य के होने में क्या होता है? संदेह होता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्या होता है? संदेह होता है। ठीक है, वहाँ पे कौन से वाक्य होते हैं? संदेहवाचक वाक्य होते हैं। जैसे हो सकता है आज वर्षा हो जाए, हम एक संदेह जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है। ठीक है, नॉट श्योर। ठीक है, मुझे लगता है कि, क्या लगता है? मुझे लगता है विद्यालय मार्च से खुल जाएंगे। अब आप बहुत ज़्यादा खुश मत होइएगा, मैंने कहा मुझे संदेह है। क्या कहा मैंने? कि मुझे डाउट है कि विद्यालय मार्च से खुल जाएंगे। ठीक है, नॉट श्योर। अगला है संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या होता है? हालांकि संकेत का मतलब भी वही होता है कि आप किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि जिन बातों में एक बात का दूसरी बात पर निर्भर करता है, यानी एक बात दूसरी बात पर डिपेंड होती है। जो इसी तरह के वाक्य हमने अभी अभी पढ़े हैं। किस में पढ़े हैं? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, हमने मिश्र वाक्य में पढ़े हैं। देखो, सड़क बन सकती है, ये भी इनकम्प्लीट है। यदि नेताजी प्रयास करेंगे, ये भी इनकम्प्लीट है। साथ में मिल रहे हैं, मिश्र हो रहे हैं, तो इनका अर्थ निकल रहा है। मिश्र वाक्य में पढ़ा। अगर रचना के आधार पे आपसे पूछा जाता है तो आप कहोगे मिश्र वाक्य है, लेकिन अर्थ के आधार पे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? ये संकेतवाचक वाक्य है। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि नेताजी प्रयास करें तो सड़क क्या हो सकती है? जल्दी बताओ। बन सकती है। बहुत बढ़िया। अगला 7वां हम पढ़ेंगे इच्छावाचक वाक्य। इसमें क्या होता है कि हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, या हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। ठीक है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं हिंदी में वो कहलाते हैं इच्छावाचक वाक्य। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अभी तक बात क्लियर हो रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो रही है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, जिस तरह से आपका दिन शुभ हो। पहला क्या उदाहरण है? आपका दिन शुभ हो। ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं इच्छा जाहिर कर रही हूँ कि आपका दिन शुभ हो, और साथ ही आप क्या कह रही हूँ? शुभकामनाएं दे रही हूँ। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, ये मैं क्या कर रही हूँ? आपको शुभकामनाएं दे रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य जहाँ पे इच्छा जाहिर की जाती है या शुभकामना दी जाती हैं तो वे होते हैं हमारे इच्छावाचक वाक्य। ये दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये अलग ही हैं। आप देख पा रहे होंगे हर तरह के वाक्य अलग है। अगर आप रचना से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल रचना के जैसे ही हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर सारे के सारे वाक्य अपने आप में अलग हैं और अलग अर्थ दे रहे हैं। अगला लास्ट हमारा है विस्मयादिबोधक वाक्य। इसकी सबसे अच्छी पहचान यही है कि जहाँ पे विस्मयादिबोधक नाम आ गया, इसका मतलब क्या है? आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह पहचानना है। वाक्य में कहीं ना कहीं विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होगा। जैसे देखो यहाँ पे लगा हुआ है, उसी तरह यहाँ पे लगा हुआ है। वह कितना सुंदर चित्र है, यह फूल कितना सुंदर है। अब विस्मयादिबोधक चिन्ह कहाँ लगता है? आपको मालूम है, पता है ना कहाँ कहाँ लगता है? आश्चर्य में लगता है, घृणा में लगता है, खुशी में लगता है, पीड़ा में लगता है, दुख में लगता है। जहाँ पे हमारी फीलिंग एक्सप्रेस हो रही होती है, भाव प्रकट हो रहा होता है, वहाँ पे क्या लगता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको साधारण से साधारण शब्दों में और कम समय में, हालांकि फिर भी वीडियो लंबा हो चुका है क्योंकि दोनों टॉपिक मैंने एक साथ आपको समझाए हैं, समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्या कर रही हूँ? इच्छावाचक वाक्य का प्रयोग कर रही हूँ कि धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।